नमस्कार एवरीवन, आई एम यामिनी शर्मा। वेलकम टू जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पहले ईयर का पहले सेमेस्टर का सिलेबस देखने जा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, किसी भी सेमेस्टर में आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी का अपनी यूनिवर्सिटी को आप ढूंढ सकते हैं और यूनिवर्सिटी में जाकर यूनिवर्सिटी वाइज आप कोर्स अपना चूज कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर का कोर्स लेकर आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स को अच्छी तरह से दे सकते हैं ताकि आप अच्छे अंकों से पास हो सके और आपका अच्छा नंबर आ सके। तो अगर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सभी कोर्सेज सेमेस्टर वाइज हैं और आपकी यूनिवर्सिटी वाइज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपनी यूनिवर्सिटी को ढूंढ सकते हैं और सेमेस्टर वाइज आप किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो भी सेमेस्टर्स हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। यानी कि इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में सारे सेमेस्टर के कोर्स अवेलेबल हैं। आप हमारे ऐप पे जाके या इस नंबर से कांटेक्ट करके बाकी की और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे पहले सेमेस्टर पे, यानी कि पहले ईयर के पहले सेमेस्टर पे जिसका हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कम टू द फर्स्ट थिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पहले ईयर का पहला सेमेस्टर। तो हम सब्जेक्ट लिस्ट देख लेते हैं सबसे पहले कि इन टोटल हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं कितने। ठीक है, तो टोटल पहला सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, यानी कि संवैधानिक विधि। एक सेकेंड। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें हम पढ़ेंगे। सारे अनुबंध विधि, अनुबंध के निर्माण के सामान्य विधि, कुल मिला के इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे टोटल 75 सेक्शंस तक। ठीक है, जहां तक हमारा सेक्शन है। सेकेंड थिंग इज लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी कि अपकृत्य विधि, जिसमें इंक्लूड रहेगा आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 2019 का। तो अपकृत्य विधि यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर वाहन दुर्घटना एवं उपभोक्ता संरक्षण कानून यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको यहाँ पे डिटेल्ड में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा विद नोट्स। ठीक है ना। चौथा हमारे सिलेबस में क्या है पहले सेमेस्टर के? लॉ ऑफ क्राइम्स, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड जो कि अब बीएनएस हो चुका है, अब ये भी सिलेबस में है और इसको हम डिटेल में कवर करेंगे और इसको पढ़ेंगे सेमेस्टर में, इसके एग्जाम्स होंगे। नाउ द फिफ्थ सब्जेक्ट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको हमेशा काम आएगा। इसका एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आपके सिर्फ सेमेस्टर में नहीं, ये आगे भी काम आता है। अब ये हो गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी हम इसमें देखेंगे। फिर हम इसमें प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स यानी व्यावसायिक नैतिकता एवं व्यावसायिक लेखांकन प्रणाली। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है एथिक्स समझना है और अकाउंटिंग सिस्टम को समझना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज पे एक अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। तो पहला सेमेस्टर विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स। आपके पहले सिलेबस में, पहले सेमेस्टर के सिलेबस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओके, अब हम इन सभी लॉज को, इन सभी सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि इनके डिटेल्स में हमें यूनिट वाइज क्या पढ़ना है। जैसे कि हमारा पहला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इसमें हम
क्या पढ़ेंगे और सेमेस्टर में हमें किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे और हमें आंसर लिखना होगा और क्या क्या हमें सब पढ़ना है अपने पहले सेमेस्टर में। तो द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, राइट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी वो बातें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पॉइंट वाइज नोट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पहले सब्जेक्ट के अंदर। दूसरा हम पढ़ेंगे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे, क्या इंडिया हमारा पूरा फेडरल है या क्वासी फेडरल है, ठीक है, ये सारी जानकारी हम देंगे दूसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, शासन का स्वरूप। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट काम करती है वो कितने, क्या जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वही गवर्नमेंट कंसीडर करे जाते हैं, या फिर हमारे और भी कुछ ऐसी इकाइयां हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिसको हम गवर्नमेंट के रूप में देखते हैं, वो बिल्कुल उनका वर्क प्रोसीजर ऐसा है या वो ऐसे रन करती हैं कि उनको भी गवर्नमेंट के फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें हम ये सब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, शासन के स्वरूप के अंदर। यानी कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज संघीय संसद, यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट में हम क्या देखेंगे, यूनियन पार्लियामेंट में हम सबसे पहले इसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर रिगार्डिंग इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। तो जब हम कोई लॉ बनाते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पार्लियामेंट का रोल होता है, राइट। पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट इज द बॉडी हु इज मेकिंग लॉ, राइट। तो वो कैसे निर्माण होता है, विधि का निर्माण, उसकी हम प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे, उस पे ही सारी आंसर राइटिंग होगी। प्रोसीजर यानी कि विधि के निर्माण का, जब कोई पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है, कोई कानून बनता है या अब तक जो बना या आगे बनने वाला है, वो सब कुछ इसमें देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, संघीय कार्यपालिका, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का सिंपल मीनिंग आप यही मैं बता दूं, वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अब इसको क्यों कहा जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को क्यों कहा जाता है, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में कैसे पढ़ेंगे हम लोग, पावर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम लोग, राइट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि है आर्टिकल आपकी 123 में। ये सब जितनी चीजें दिखाई गई यूनियन एग्जीक्यूटिव में, वो यही दिखाती है कि कैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को माना गया बिकॉज ऑफ हिज पावर। इसको डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे विद आंसर राइटिंग, विद नोट्स मेकिंग, इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पावर्स पढ़ेंगे, पोजीशन पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यानी कि अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश जारी, क्या अध्यादेश क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको कब जारी कर सकता है, क्या एक कंडीशन है कि वो अध्यादेश जारी करे, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और डिटेल में नोट्स बनाएंगे, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, कैबिनेट, ओके, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है और कैसे प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है। क्योंकि आप तो अपने यहाँ से किसको सेलेक्ट करते हैं, आप तो अपने यहाँ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं आपके एरिया के, और वो जाके पार्लियामेंट में फिर वो कोई प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है,
तो ये पूरा पहले सेमेस्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, क्या होता है, और उसकी जो कैबिनेट होती है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है पार्लियामेंट में और इन द मेकिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर में, राइट। उसमें हम क्या देखें, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, यानी कि कौन है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड, इसका अध्ययन करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव हम पढ़ेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, बट when we will study pradhan mantri prime minister, we will study that pradhan mantri, the prime minister, is the real executive head, union executive head president, real executive head प्राइम मिनिस्टर। ये सब कुछ समझेंगे, कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमारे सिलेबस में क्या है पहले सेमेस्टर में। तो पहले सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। वी ऑल नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो होती हैं, अभी आपको इसके अंदर पढ़ना ही है ये सारी चीज़ें। तो उसमें स्टेट के पास कौन सी पावर्स होती हैं, यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होती हैं, क्या वो इंटरवेन कर सकती हैं आपस में, या किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ये सब कुछ इसमें डिस्कस होगा, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर को पढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम टेरिटोरियल और टॉपिकल शक्तियों का विभाजन यानी क्षेत्रीय और विषयगत, किन किन विषयों पे, जैसे स्टेट के पास कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनकी पावर उनके पास होती है, और टेरिटोरियल पावर सेंट्रल के पास होती है, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। फिर आती है राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति, यानी कि स्टेट लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्टेट लिस्ट पढ़ते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट है जो स्टेट को मिले हुए हैं उसमें पार्लियामेंट कैसे इंटरवीन करता है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ओके। कहाँ तक हमने कर लिया, राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। अब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून कैसे बनाएगा, क्या पावर है उसको, उसकी बात कर रहा है ये। द सेकेंड इज डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सेस, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। अब जो डॉक्ट्राइन्स होती हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके आंसर राइटिंग में और एज अ टॉपिक, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इसको पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। 5वें यूनिट में हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या आज तक कभी इमरजेंसी लगी है इस देश में, क्या इमरजेंसी प्रोविजंस कंडीशंस किस तरह के रखते हैं, या इमरजेंसी प्रोविजंस को हम कैसे समझ सकते हैं, कब होती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब होती है, और इमरजेंसी में क्या प्रेसिडेंट जो एक आर्टिकल कैरी करता है दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, उसको भी क्या इमरजेंसी में काउंट किया जाता है, या फिर उसमें क्या होता है, देश में क्या ऐसी कंडीशन आती है जब प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है, ये हो गया। तो इतना हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा शॉर्ट में कि हम उसमें पढ़ेंगे क्या, हमारा सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। अब पहला सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध विधि, ठीक है। अब अनुबंध विधि क्या कह रही है कि अनुबंध विधि का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मूल्यांकन एवं क्षेत्र, स्कोप ऑफ द लॉ,
ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इवैल्यूएशन, स्कोप और पर्पस, यानी कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप क्या है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम बिल्कुल स्टार्ट अग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम इसको समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैसे बनता है, उसका पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, उसका इवैल्यूएशन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब बन के तैयार हो जाता है, आवश्यक शर्तें, ठीक है, यानी कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। उसके बाद पर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये आपके सिलेबस में है। प्रस्ताव एवं स्वीकृति जिसे कहते हैं, और प्रस्ताव एवं स्वीकृति के संप्रेषण तथा उनके प्रतिसंहरण, यानी कि इसका मतलब यही है कि रिवोकेशन। अब इन सब वर्ड्स का कोई मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कैंसलेशन। एक तरह से अभी के लिए समझ लीजिए आप, अभी के लिए इसको कैंसलेशन, रिवोकेशन का मतलब कैंसलेशन, खत्म कर देना। कब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसके बारे में समझेंगे। कंसिडरेशन क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रतिफल, कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का क्या रोल होता है, क्या बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या ये एक एसेंशियल कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, ये हम जानेंगे। ओके, इसकी आवश्यक यानी कंसिडरेशन का कंसिडरेशन भी एक कंडीशन है, और उसकी भी कंडीशंस हैं जो कि कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं, आवश्यक शर्तें हैं, उसको हम देखेंगे। अब गोपनीयता, अनुबंध की गोपनीयता, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी के लिए मैं इसको इतना सिंपल सा बता दूं, यानी गोपनीयता क्या होती है कि मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कोई तीसरा पर्सन की उसमें एंट्री नहीं हो सकती। तो कब कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, होता क्या है प्रिविटी ऑफ डॉक्ट्राइन, ये है ये सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट को हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगला क्या है, वैध उद्देश्य एवं वैध प्रतिफल, यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कुछ जब दो लोग आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसमें क्या वो कंडीशंस हैं जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या वो पर्पस है, और क्या वो कंसिडरेशन है। ये सब कुछ लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, किसी भी प्रोविजंस को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं केवल आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे रही हूँ कि हर टॉपिक में है क्या। आपको पहले सेमेस्टर में सब कुछ कवर करना है, लेकिन हर एक टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है आप इसको एज अ ओवरव्यू लीजिए, ठीक है। सिलेबस डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज सहमति, वेरी इंपॉर्टेंट। सहमति एंड स्वतंत्र सहमति, अब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कंसेंट और फ्री कंसेंट, ये दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम डिस्कस करते हैं, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट हम पढ़ेंगे, उसमें आवश्यक शर्तें पढ़ेंगे। फिर क्या आता है हमारा नेक्स्ट, फिर हम कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसकी क्षमता देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें कैपेसिटी होगी। फिर आएगा आपका माइनर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में ही। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है इसको पढ़ेंगे। 1872 के अंतर्गत शून्य घोषित अनुबंध, यानी कि वॉइड कब माना जाएगा, यानी कि अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, जिसमें हम स्पेसिफिकली किसको पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड में पढ़ेंगे। वेजरिंग अग्रीमेंट, सट्टा लगाना, जुआ खेलना से संबंधित अगर कोई अग्रीमेंट है तो वो बिल्कुल वॉइड है ऑब्वियसली। फिर तीसरा जो टॉपिक है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है उसमें पहुंच जाते हो, कब आपका डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट से, आप बिल्कुल उसमें नहीं हो। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बाय परफॉर्मेंस कैसे डिस्चार्ज होगे, बाय ब्रीच कैसे डिस्चार्ज होगे, फिर एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, यानी ब्रीच को लेके हम इतना कुछ पढ़ेंगे। फिर हम डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट पढ़ेंगे। फिर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबल, यानी कोई काम किया ही नहीं जा सकता है अगर, तो ऐसे में आपका अपने आप डिस्चार्ज हो जाओगे कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। उसके बाद हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसका मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। फिर कुछ लॉस पढ़ेंगे, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग द क्रिएट, एक सेकेंड,
सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसी सिलेबस के अंदर, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। सेकंड, अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम डॉक्ट्राइन के थ्रू पढ़ेंगे और इसको डिटेल में कवर करेंगे। फिर हम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत उपलब्ध उपचार यानी कुछ रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना ड्यूटी नहीं निभाता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, तो कंपनसेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के संबंधी की विधि पढ़ेंगे, जिसमें हम पूर्व निर्धारित हर्जाना यानी लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, पेनाल्टी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। हमने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट में हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक एक टॉपिक किस बारे में है, किस चीज की बात करता है, आप क्या पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप अपने पहले सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग, यानी इसमें तीन लॉज की बात करेगी। पहला आप टॉर्ट पढ़ेंगे, फिर आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ेंगे, फिर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे जो कि है आपका 2019 का। ठीक है, 3 लॉ पढ़ेंगे आप एक इस सब्जेक्ट के अंदर। उसमें आप आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स तथा ये जो सब्जेक्ट का नाम हो गया ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि टॉर्ट जो है क्या वो इंडिया का था या वो फॉरेन का था, ये पढ़ेंगे। यानी कि उसका ओरिजिन कब हुआ, फिर वो ओरिजिन होने के बाद डेवलप कैसे हुआ और कैसे वो अप्लाई अभी इंडिया में होता है कि नहीं होता है, ये सब कुछ आप टॉर्ट के अंदर पढ़ोगे। उसका नेचर पढ़ोगे, उसका क्षेत्र पढ़ोगे, अर्थ पढ़ोगे। एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस में है पिजन होल सिद्धांत, जिस पे शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने को आएगा, आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए पूछेगा। तो आप इस थ्योरी को पढ़ोगे और समझोगे कि पिजन होल थ्योरी क्या कहती है टॉर्ट के अंदर। ठीक है, फिर एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट पढ़ोगे कि क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पूरे होने पे टॉर्ट कंप्लीट माना जाता है, व्हाट इज टॉर्ट। ठीक है ना। फिर आप पढ़ोगे डैमनम साइन इंजूरिया, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके सेमेस्टर्स में लगभग हर साल पूछा जाता होगा। तो डैमनम साइन इंजूरिया क्या है, ये एक लीगल मैगजिम है जिसको आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, इस पे एक पूरा आंसर आएगा लिखने के लिए। फिर इंजूरिया साइन डैमनम, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये दोनों जब आप पढ़ते हो साथ में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये एक लीगल मैगजिम है जिसको आप पढ़ोगे। फिर टॉर्ट और क्राइम, क्या टॉर्ट और क्राइम एक ही होता है, अगर नहीं होता है तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, पहले आप टॉर्ट और क्राइम में अंतर पढ़ेंगे, फिर अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट समझाया, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में अंतर समझेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में आप डिफरेंस करेंगे जिससे आपके सभी लॉस में समझ आपकी तीनों अलग अलग कैसे हैं ये आपको समझना होगा। फिर आते हैं जनरल डिफेंसेस पढ़ेंगे आप। जनरल डिफेंसेस आप टॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। टॉर्ट आपने पढ़ लिया, अब आप मोटर व्हीकल में जनरल डिफेंसेस पढ़ेंगे। जनरल डिफेंस फिर आप एक और लीगल मैगजीम पढ़ेंगे, दैट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये भी आपकी एक मैगजीम है जिसको आप मोटर व्हीकल एक्ट में पढ़ेंगे। फिर आप एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, लॉ में गॉड कहाँ से आ गए हैं और क्या आप पढ़ेंगे एक्ट ऑफ गॉड में, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। फिर आप क्या पढ़ेंगे, इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, ये वो एक्सीडेंट जो इनएविटेबल हैं, ठीक है, वैसी कंडीशन में क्या होगा आप उसको जानेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, क्या क्या होती है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और कैसे वर्क करती है, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, किस कंडीशंस पे होती है, वो सब आप देखेंगे। ठीक है ना। द नेक्स्ट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी, क्या होती है, करे कोई भरे कोई। हाँ, इसको आप सीधे से याद करें, करे कोई भरे कोई, इस तरह से मतलब करता कोई और है और लाइबिलिटी किसी और पे चली जाती है, तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप। मास्टर्स वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्वामी का परोक्ष दायित्व,
ठीक है, यानी मास्टर की लायबिलिटी की बात करी गई है। मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप होता है, आप पढ़ेंगे आगे। फिर सोवरन इम्यूनिटी, सोवरन इम्यूनिटी क्या होती है आप वो भी पढ़ेंगे। अब आता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, यानी क्षति की दूरस्थता, यानी कि डिग्री रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस मतलब डैमेज के आप कितने क्लोज थे या कितने दूर थे, क्या सिचुएशन थी डैमेज की, वो पढ़ेंगे आप अच्छे से डिटेल में। फिर अगला ही इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। इंटेंडेड इंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, अभिप्रेत परिणाम क्या होता है इसको पढ़ेंगे। अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस क्या होता है, अनभिप्रेत परिणाम क्या होता है वो पढ़ेंगे। क्षति की दूरस्थता निर्धारित करने के नियम। क्षति की दूरस्थता निर्धारित करने के नियम कौन कौन से होते हैं आप उसको भी देखेंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर, अपने थर्ड सब्जेक्ट के अंदर। फिर नोवास एक्टस इंटरवीनियस, नोवास एक्टस इंटरवीनियस अगेन लीगल मैगजिम जो आपको नंबर प्रदान कराएगी ढेर सारे, ठीक है ना। हम्म फिर आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ेंगे, यानी कौन से वो केस हैं जब आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, आप पे लाइबिलिटी इम्पोज कर दी जाएगी, वो होगी आपकी स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब ये दोनों साउंड एक जैसा करती है मगर दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप दोनों पढ़ेंगे कि इसमें अंतर क्या है। फिर आप एक इसी के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है जिसको इसी के उसमें पढ़ा जाता है लिंक करके, दैट इज रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, इस केस को आप पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप इसको पढ़ेंगे। इसमें आप एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इस केस के अंदर भी आप पढ़ेंगे। तो दिस वाज द ओवरव्यू, दिस वाज द टॉपिक्स इन जो आप अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले, अपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। व्यक्ति के विरुद्ध अपकृत्य, टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, पर्सन के अगेंस्ट कैसे टॉर्ट कमिट किया जाता है। असॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ठीक है। बैटरी ये फोन वाली बैटरी नहीं है, ये ऑफेंस है बैटरी, ठीक है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अभी ये पर्सन के अगेंस्ट हुआ ऑफेंस, अब टॉर्ट क्या होगा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा, जो कि क्या कहलाएगा, जिसमें हमको स्पेसिफिकली न्यूसेंस को पढ़ना है। न्यूसेंस क्या होता है, कौन कमिट करता है, ठीक है ना, क्या होते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, ये पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या है, उपेक्षा लापरवाही से संबंधित अपकृत्य, टॉर्ट रिलेटिंग टू नेग्लिजेंस, ठीक है। नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है, उपेक्षा क्या होती है, क्या किसी चीज की उपेक्षा करना भी एक क्राइम होता है। जी हाँ, क्राइम होता है, आपको आईपीसी में भी मिल जाएगा, बीएनएस में भी मिल जाएगा, इसको पढ़ेंगे आप। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को पढ़ेंगे आप, सहयोगी उपेक्षा क्या होता है। फिर आप अगेन एक लीगल मैगजीन पढ़ेंगे, दैट इज रेस स्पा लोकिटर, ठीक है। अगेन मैगजीन आप पढ़ोगे, ये सब इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट आपकी मैगजीन हो जाएगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे उस सब्जेक्ट में 3 लॉज थे, 2 हो गए, लास्ट लॉ है हमारे तीसरे सब्जेक्ट का फर्स्ट सेमेस्टर के। तो ये 2019 का एक्ट आप पढ़ेंगे। कंज्यूमर कौन होता है, हम और आप सभी लोग कंज्यूमर होते हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं, उनका प्रोटेक्शन की कोई क्या अथॉरिटी भी है, क्या किसी प्रोडक्ट की लाइबिलिटी भी बनती है जो हमें कोई प्रोडक्ट बेचता है। फिर उसके बाद क्या फोरम क्या है और इसके क्या रोल है, क्या कभी ये वर्क भी करता है, ये हमें काम भी आता है, इसको देखेंगे। फिर आता है आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के अंदर हम इस लॉज को पढ़ेंगे। मोटर व्हीकल की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे किसको कहते हैं, फिर लीगल डेफिनेशन सारी देखेंगे हम लोग, रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, पंजीकरण के बारे में जानेंगे, निर्माण एवं रखरखाव में सुरक्षा उपायों का विनियमन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन यानी कि रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट को हम देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, क्या लॉ कहता है हमारा, हमारा मोटर व्हीकल एक्ट इन सभी बातों पर लॉज बनाए हुए हैं, तो हम उसको देखेंगे। तृतीय पक्ष जोखिम के विरुद्ध बीमा, इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, इसको भी हम इस लॉ के अंदर देखेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क पे क्या होगा उसको देखेंगे। क्लेम ट्राइब्यूनल क्या होता है, ठीक है, क्लेम ट्राइब्यूनल यहाँ क्या क्लेम हो रहा है, क्या ट्राइब्यूनल वर्क करता है, इसको देखेंगे। फिर दंड क्या है और उसका मोटर व्हीकल एक्ट में ऑफेंस क्या है और उसकी
पेनाल्टी क्या है, उसके लिए आपको दंड क्या मिल रहा है वो देखेंगे, उसके बारे में डिटेल से करेंगे। थर्ड सब्जेक्ट इज ऑल्सो डन, ठीक है ना। अब कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज आईपीसी, अब जो कि बीएनएस हो चुका है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं उसको देखेंगे, और क्राइम क्या होता है और क्राइम का नेचर देखेंगे, ठीक है ना। काफी डिटेल्ड में इसको आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद हम जनरल कंडीशंस क्रिएटिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे पहले समझनी है इस लॉ को पढ़ने से पहले। फिर हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट के अंदर भी देखेंगे। लाइबिलिटी आपको लगभग हर सब्जेक्ट में समझ में आ जाएगी कि लाइबिलिटी हर सब्जेक्ट में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शंस ऑफ आईपीसी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ेंगे। फिर हम 76 एवं 89 धारा क्या कहती है, मिस्टेक के बारे में बताती है, क्या मिस्टेक करना भी एक ऑफेंस है, उसकी बात करेंगे, बिल्कुल एक ऑफेंस है ये बताएगा हमको। फिर एक्सीडेंट क्या होता है, अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, क्या तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। धारा 80 में हम एक्सीडेंट के बारे में देखेंगे, 81 में हम नेसेसिटी के बारे में समझेंगे, 82 83 में हम इन्फेंसी यानी बाल व्यवस्था अल्पायु के बारे में समझेंगे। फिर हम एक पागल आदमी के बारे में भी समझेंगे कि जितने पागल होते हैं इस दुनिया में उनके ऊपर क्या लॉज अप्लाई होते हैं, धारा 84 उसकी बात करेंगे। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करेंगे, जिनकी मानसिक अस्वस्थ हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, विकृत चित्तता है उनके अंदर, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अब जो लोग शराब पी के ढूंढे रहते हैं रोड पे उनकी भी बात करेंगे, इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे, किसने मर्जी से पिए किसने बिना मर्जी से पिए, ये सारी बात डिटेल्ड में 85 86 में इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर हम द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, धारा 96 से 106 इसको पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर लाइबिलिटी की बात आ गई है, जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन समान आशय पढ़ेंगे। 149 में अनधिकृत जमाव अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्रीलिमिनरी ऑफेंस क्या होते हैं, अबेटमेंट क्या होता है, अटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, ये सब कुछ जानेंगे। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अब बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेन इंपॉर्टेंटली कल्पेबल होमिसाइड देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मानव वध, इसका आपराधिक मानव वध क्या होता है, मर्डर फिर क्या होता है, कैसे डिफरेंस है ये, किडनैपिंग क्या होती है और एब्डक्शन क्या होता है। दोनों साउंड एक ही तरह करता है, दोनों में होती एक ही चीज़ है, बट कुछ एसेंशियल्स के साथ डिफरेंस होता है, ठीक है ना। फिर हम अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी में हम थेफ्ट देखेंगे, एक्सटॉर्शन, मतलब ये सारे अपराध जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहे हैं उसमें हम थेफ्ट देखेंगे, एक्सटॉर्शन देखेंगे क्या होता है, रॉबरी डेकॉइटी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये सब सिलेबस में आपके हैं, स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट अब मैरिज देखेंगे, प्रॉपर्टी हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, मैरिज देख लेते हैं। बाइगैमी एक ऑफेंस है, दो शादी करना एक ऑफेंस है। एडल्ट्री एक ऑफेंस है या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। उसके बाद हम ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, ठीक है ना, राज्य एवं लोक शांति के विरुद्ध अपराध को देखेंगे, जिसमें हम सेडिशन को पढ़ेंगे, राइटिंग पढ़ेंगे, एफरे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पीआईएल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय विधि की डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, क्या है इसका नेचर और स्कोप पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम विचारात्मक विद्यालय, अंतरराष्ट्रीय के विधि के प्रमुख विचारात्मक विद्यालय यानी स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉस कौन कौन से हैं ये देखेंगे। फिर सोर्सेज देखेंगे कि हमें इंटरनेशनल जो लॉ है उसको कहाँ से हमें सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें वो मिलता है, ठीक है ना। फिर रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ, लोकल और इंटरनेशनल में हम देखेंगे कि नगर राष्ट्रीय के मध्य संबंध, अंतरराष्ट्रीय विधि और नगर राष्ट्रीय के संबंध देखेंगे। दोनों के संबंध से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम पीआईएल के अंदर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर। फिर इंडियन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रैक्टिसेस, भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका की विधिक व्यवस्था एवं व्यवहार, इसको पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ की क्या रिकॉग्निशन है, क्या मान्यता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, काइंड्स क्या है, थ्योरी क्या है, और इन सब के बाद उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम है क्या। इस सिलेबस के अंदर आप इतना देखेंगे।
इतने पे बात खत्म नहीं होती है, यहाँ 3-4 टॉपिक और हैं जिसमें हम प्रिंसिपल्स और बेसिस ऑफ स्टेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन, लॉ ऑफ द सी यानी कि समुद्र की विधि के बारे में पढ़ेंगे। टेरिटोरियल सी क्या होती है, कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, प्रादेशिक समुद्र क्या होता है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुछ होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। असाइलम क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। आश्रय क्या है, प्रत्यर्पण क्या है, ये सब शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। पहले विवाद समझेंगे फिर समाधान समझेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ये है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम विधि व्यवसाय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं विनियमन यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन पढ़ेंगे। फिर हम नेचर पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके लीगल प्रोफेशन की। उसके बाद हम कोड ऑफ एथिक्स फॉर लॉयर्स एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, हम उसमें केस लॉज भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से केस लॉज में किस किस एडवोकेट्स ने क्या क्या मिसकंडक्ट किया, और उनके ही प्रोफेशनल एथिक्स की बात करता है ये सब्जेक्ट। और हर एक स्टूडेंट के प्रोफेशनल एथिक्स की बात करता है जो LLB की डिग्री लेता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बदलता हुआ विधि व्यवसाय एवं बदलती व्यावसायिक नैतिकता, चेंजिंग प्रोफेशन एंड चेंजिंग एथिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम राइट टू एडवर्टाइजमेंट बात करेंगे, क्या होता है, भारत में विदेशी विधि फर्मों का प्रवेश यानी कि एंट्री ऑफ फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया का क्या सिचुएशन है उसको देखेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस ऑफ लॉ, बहुविषयक विधि अभ्यास के बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है वो। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, इसको देखेंगे। एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, विधि व्यवसाय के व्यवसायीकरण की सीमा को भी हम इसी सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंटली बाय द लॉयर्स। लॉयर्स कब करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय की अवमानना। सिविल कंटेंट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेंट क्या होता है, उसकी पनिशमेंट क्या है और उसकी प्रतिरक्षाएं क्या है, दंड क्या है और डिफेंसेस क्या है, प्रतिरक्षाएं क्या है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका न्यायालय के प्रति अधिवक्ताओं की उत्तरदायित्व एवं बार बेंच संबंध, अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे हम, और बार बेंच के रिलेशन पढ़ेंगे। समाज के प्रति अधिवक्ताओं की उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स भी पढ़ेंगे, सोसाइटी के अगेंस्ट उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। अब आता है इन सब के बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी पेपर। ये सब्जेक्ट आपका इसीलिए होता है ताकि आपकी एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है एक अच्छी उसमें आप स्ट्रॉन्ग पकड़ रख लें अपनी, ताकि आप एक प्रोफेशनल लॉयर इस डिग्री को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहले लीगल लैंग्वेज क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। नीड एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, हमें क्या क्यों ज़रूरत है लीगल लैंग्वेज की वो पढ़ेंगे। प्रोफिशिएंसी जनरल इंग्लिश में हमें क्यों पता होनी चाहिए, सामान्य अंग्रेजी में दक्षता हमारी होनी चाहिए। फिर पढ़ेंगे पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्या होता है वो पढ़ेंगे, वाक्य के भाग एवं प्रकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या होता है शब्द भेद का संक्षिप्त परिचय। फॉर्म्स एंड यूज क्या होता है, काल टेंसेस रूप, ये सब जो आप बेसिक है वो सब पढ़ोगे। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, सम कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश, इतना सब कुछ पढ़ोगे आप इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर क्या है लीगल टर्मिनोलॉजी कहो चाहे लीगल मैगजिम कहो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये सब आपको हर सब्जेक्ट में दिखेगा। ये जितना कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको एब इनिशियो, एब, एड आइडम, एड इन्फिनिटम, जैसे कि आपको ये भी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद और क्या, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा, ठीक है। बोनाफाइड ये आपको IPC में दिखेगा। केवियट एम्प्टर ये आपको ये भी कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा आपको, ठीक है ना। डिफैक्टो, एम्बिगुअस, लेटेंट, ये सब एक लीगल मैगजिम्स है जिसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है।
ये सब कुछ आपका लीगल मैगजीम्स है, जो आप जब अपनी आंसर आंसर राइटिंग करोगे तो ये सब आप याद करे रहोगे कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे एक्स पार्टे का मतलब होता है ये, आप आपका आपके सारे क्रिमिनल लॉ में ये पढ़ोगे आप, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस डिग्री का अच्छे से यूज कर पाओगे, अपने आंसर्स लिख पाओगे बेसिकली अच्छे से, ठीक है। अपने कहीं भी कोई भी आंसर लिखो तो इन सब से आपको नंबर मिलता है। तो क्रिमिनल लॉ में इसका क्या मतलब होता है, एक पक्षी यानी मतलब दो पार्टी होती है, तो जैसे ए है और बी है, तो अगर सिर्फ ये दोनों के केस चल रहा है, अगर ये कोर्ट नहीं आया तो इसके फेवर में डिग्री चली जाती है, इसके फेवर में जजमेंट चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स पार्टे। इसको आप डिटेल में समझेंगे आगे भी, हर एक सब्जेक्ट में हर एक जो है टर्मिनोलॉजी को, लीगल मैगजीम को आप बहुत डिटेल में समझेंगे। ये सब उसकी लिस्ट है जो कि आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर। देखिए ये सारी लिस्ट आपकी लंबी चौड़ी है, ये देखने में लंबी चौड़ी लग रही है, लेकिन जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगी, ये सब याद करने वाली चीज़ें, ठीक है ना। अब आते हैं ट्रांसलेशन, आपको करना होगा पैसेजेस का फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, फिर आपको प्रिसाइज राइटिंग करनी पड़ेगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये करेंगे आप। फिर आप एस्से राइटिंग करेंगे, प्रिसाइज आप अलग करेंगे, एस्से अलग करेंगे, फिर लेटर भी लिखेंगे, ठीक है, पत्र लेखन भी करेंगे। तो ये तो था आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू। इसके साथ साथ कि हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ हमें इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है। अब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि हाँ हमारे सिलेबस के अंदर है क्या। एज अ बिगिनर, एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि नाउ अपनी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हमको अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और हमने एक बेसिक जानकारी ले ली है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, ओके। ये पहले सेमेस्टर के सिलेबस की जानकारी थी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताती, जो भी आप सभी लोगों के बीच एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी सेमेस्टर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, हमारे बैच का ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आप ऑल कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी को ढूंढ सकते हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका बैच आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे सभी बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट हो, आपको इस क्लास में थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो, तो आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए प्लीज़। उसके बाद हमारा ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दिस वाज फ्रॉम माय एंड, आई रियली एंजॉयड द सेशन विद यू ऑल गाइस, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक क्या पूछ रही हैं मैम, प्लीज़ टेल मी सम कूपन कोड टू टेक द कोर्स सो दैट द प्राइस इज रिड्यूस्ड अ बिट। देने के लिए कोई कूपन कोड बता दीजिए इससे कुछ। गुड इवनिंग धर्मवीर। पूजा, पूजा आप इस नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। पूजा अगर आप अभी हो तो आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कर लो, और आपको ज़रूर कोई ना कोई कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो और इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। पूजा अगर आप मेरी बात सुन रही हो, मानसी माधव, डॉक्टर मानसी माधव जी, आप जो है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। व्हेन विल द लीगल ड्राफ्टिंग का क्लास कब चलेगा? ठीक है, आपको पूरी डिटेल जानकारी के लिए या किसी भी टाइप की हेल्प के लिए
ये आप नंबर पे कॉल कर लो। बाकी दिस वाज़ फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको सिलेबस में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।